नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अप्रैल 2023 करंट अफेयर का सबसे दमदार एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ पूरे महीने का निचोड़ ये आपके सामने आ चुका है। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 तारीख से 15 तारीख को कवर किया। पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे 16 तारीख से 30 तारीख तक के अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दमदार एक्सप्लेनेशन के साथ है। पूरी आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। और एंड में मैं आपको सैन्य अभ्यास दिवस थीम और इसके अलावा जीआई टैग वगैरह सब एक साथ लिस्ट बना करके भी दे दिया हूँ रिवाइज करने के लिए, जिससे आप सारा कुछ कंटेंट एक जगह पर भी पा जाएंगे। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और एंड में पूरा का पूरा एक साथ कंपाइलेशन। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है और इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। हर एक महीने की क्विज, उसकी पीडीएफ सब आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं इसके लिए, लेकिन आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, जगन मोहन रेड्डी, ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अभी मुख्यमंत्रियों की वेल्थ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और सबसे कम अमीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए। जहां पर दोस्तों जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति बताई गई 510 करोड़, वहीं ममता बनर्जी की जो कुल संपत्ति है वो बताई गई 15 लाख रुपए मात्र। ठीक है, तो ये जारी किसने किया? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन है। इसकी रिपोर्ट है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में। यहाँ पर बताया गया कि 29 करोड़पति हैं टोटल। आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पशु महामारी तैयारी पहल या कहें अप्पी लॉन्च करने की घोषणा की? तो अप्पी को लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो केंद्रीय मत्स्य पालन के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसे लॉन्च किया है। इन्होंने दोस्तों अभी दो महत्वपूर्ण पहलों को लॉन्च किया। एक तो अप्पी पहल है, एक है अहसोह पहल। ये दोनों ही पहल पशुओं के लिए होगा, पशुओं के स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए ये होगा। अहसोह का फुल फॉर्म एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ है और अप्पी का फुल फॉर्म एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव है। ओके, अगला है, हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने मेइतेई चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया? तो दोस्तों इसको मनाया है मणिपुर में। मणिपुर के मेइतेई समुदाय ने, मेइती समुदाय वहां पर है, मेइतेई कम्युनिटी, उसके द्वारा मेइतेई चिरोबा महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो को आप देख पाओगे, चाइरोबा फेस्टिवल इसे कहते हैं। चाइरोबा कहो चाहे मेइतेई चाइरोबा कहो, ये मेइतेई नाम की जो जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा मनाया जाता है पूरे मणिपुर में। तो अभी 14 अप्रैल को ये लोग मनाए हैं, चंद्र नववर्ष होता है। ये उत्सव बताया जाता है कि राजा मालिया फम्बलचा थे, उनके शासनकाल के दौरान ये शुरू किया गया था। और पहले तो इसे कोई कोई नाम से भी जाना जाता था, अब मेइतेई चिरोबा ही कहा जाता है। मणिपुर में वैसे बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी आपसे बताऊं कि संतरा महोत्सव, सिरुई लिली, नाता संकीर्तन, इसके अलावा संगाई महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल, ये सभी मणिपुर में मनाए जाते हैं। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय को शामिल किया गया? टाइम मैगजीन की 100 सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें शाहरुख खान और एसएस राजामौली ये टॉप पर आए हैं। ठीक है, टॉप पर नहीं मतलब कि इंडिया की तरफ से टॉप पर, इंडिया के ये दो जो हैं ये शामिल किए गए हैं। उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट होगा। टॉप 100 में ये दो भारतीय ही शामिल हैं। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा ये जारी किया गया। इसमें सलमान रुश्दी भी हैं, पद्मा लक्ष्मी भी हैं, ये सभी भारतीय मूल के हैं, हालांकि भारत में रहते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय मूल के हैं। आगे, हाल ही में किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया? तो अभी कोलकाता के हुगली में दोस्तों, हुगली नदी में अंडर वाटर मेट्रो का परीक्षण किया गया। आपको कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि 2023 के एंड तक कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सुचारू रूप से चलने लगेगी। ठीक है, और ये बन जाएगी भारत की पहली ऐसी मेट्रो रेल सेवा जो अंडर वाटर मेट्रो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। वैसे अभी वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है और वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि में किया है। तो वो वाटर मेट्रो है, ये अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दिसंबर 2023 तक कोलकाता में शुरू हो जाएगी। कोलकाता मेट्रो ही भारत में मेट्रो की पहली संचालन किया था। 1984 में भारत में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो के द्वारा ही शुरू की गई थी। और ये वाली जो अंडर वाटर मेट्रो है ये हावड़ा और कोलकाता के बीच को कनेक्ट करेगी। अगला, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, यहाँ पर आप देखो, इंडिया टू होस्ट मेडन ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट नेक्स्ट वीक, तो ये आयोजित हो चुका है।
20-21 अप्रैल को ये आयोजित हुआ। ठीक है, और इसका विषय रखा गया था दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया और इस बार का ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था। इसमें 30 देशों के 180 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लिए और देश भर के भी जो बौद्ध धर्मगुरु हैं वो सभी हिस्सा लिए। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता राजस्थान से आती हैं, 19 साल की ये हैं और इन्होंने जीत लिया है ये फेमिना मिस इंडिया का खिताब। ओके, श्रेया पूजा ये पहली रनर अप रही, दूसरी रनर अप थौना ओजम स्ट्रेंगला रुआन रही। मुंबई में आयोजित किया गया। अब ये जो नंदिनी गुप्ता हैं ये फेमिना मिस इंडिया तो जीत चुकी हैं, अब ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे जो कि यूएई में आयोजित होगा। ठीक है ना, तो उसमें ये रिप्रेजेंट करने जाएंगे। अब देखो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वगैरह आया है तो इससे आपको एक पॉइंट याद रखना है, भारत में अभी तक की मिस वर्ल्ड विजेताओं की टोटल संख्या 6 है, मिस यूनिवर्स की विजेताओं की संख्या 3 है। ठीक है ना, और अभी लेटेस्ट वाली जो बनी थी मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज कौर सिंधु 2021 में बनी थी मिस यूनिवर्स। क्लियर? आगे, हाल ही में भारत और किस देश ने बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया? तो भारत और नेपाल ने किया है ये समझौता। ये क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट होगा, यानी आप यहां से डिजिटली पेमेंट कर पाओगे नेपाल में बैठे अपने किसी यार दोस्त के पास। ठीक है, तो किसके थ्रू? भारत पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के थ्रू, इन सब का यूज करके भी क्रॉस बॉर्डर हो सकेगा। तो भारत सरकार और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ है। भारतीय ई वॉलेट वहां पर भी अब स्वीकार किए जाएंगे। वैसे यूपीआई की बात करें, ऐसे ही भारत का एक जो प्रोडक्ट है यूपीआई, एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया गया है और भारत का यूपीआई सिस्टम ये नेपाल सहित बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं। 11 से ज्यादा देश इसको आजकल आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं यूपीआई भारत का जो है। ठीक है, तो लेकिन अब वॉलेट भी स्वीकार किए जाने लगे हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने 25 अप्रैल 2023 को राशिद रोवर को चंद्रमा पर उतारने की घोषणा की? तो देखो राशिद रोवर ये यूएई का है, 25 अप्रैल को ये चंद्रमा पर उतरा। ठीक है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, तो इसका ये रोवर है और यूएई भी अब उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर अपना रोवर उतार चुका है। ऐसा एक मिशन लॉन्च किया था लेकिन अपना रोवर उतर नहीं पाया था, वो फेल हो गया था मिशन। ठीक है, 95% तक सक्सेस रहा था, 5% फेल हुआ क्योंकि रोवर अपना ठीक से उतर नहीं पाया, क्योंकि लैंडर विक्रम लैंडर जो था वो लैंड नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये 12 अप्रैल को लॉन्च किया था। ये 12 अप्रैल को बोला था कि 25 अप्रैल तक अपना रोवर पहुंच जाएगा। नाम इसका होगा राशिद। ठीक है, राशिद नाम है, राशिद पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बालिकतान शुरू हुआ? तो बालिकतान अभ्यास जो है ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ। अमेरिका और फिलीपींस ये जाकर के जो साउथ चाइना सी है फिलीपींस सागर के आसपास में, वहां पर इन्होंने ये किया है एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है जिससे ये लोग दक्षिण चीन सागर में ताइवान जलडमरू मध्य में वहां पर चाइना को काउंटर कर सकें। तो 11 से 28 अप्रैल तक ये हुआ बालिकतान। ठीक है, तागालोग फॉर शोल्डर टू शोल्डर, ये अभ्यास का पूरा नाम है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच में होता है। अगला, हाल ही में जर्मनी ने अपने कितने परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की? तो जर्मनी के पास अभी 3 परमाणु संयंत्र बचे थे और इसको भी बंद करने की घोषणा कर दिया है। जर्मनी के पास अब इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो जर्मनी ने अनाउंस किया है लास्ट 3 न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू शट दिस वीकेंड, तो इन्होंने इसे बंद कर दिया है। कारण क्या है? क्योंकि ये चाहते हैं दो चीजें, एक तो परमाणु संयंत्र से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो घातक भी होती है पर्यावरण के लिए। ये रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहते हैं और इन्होंने ये बताया भी कि 2022 में 46% एनर्जी का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इन्होंने किया था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने 16 रिएक्टर पहले ही बंद कर दिए थे और अब जाकर के 3 जो बचा था वो भी बंद कर दिया जर्मनी ने। जर्मनी ही दोस्तों वो देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन चलाया था। ठीक है, याद होगा आपको, जर्मनी पहला देश है हाइड्रोजन ईंधन से चलाने वाला ट्रेन, और दूसरा देश कौन सा है? चीन है। अगला, हाल ही में असम में कितने नृत्यकारों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो असम का बिहू फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है। असम में 3 बार साल भर में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, 3 अलग अलग मौसम में। तो उसी में से जो अभी बिहू महोत्सव मनाया गया
उसमें 11,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और बिहू नृत्य किए और ये नृत्य बन गया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है सबसे ज्यादा लोग एक साथ बिहू करने का। तो ये अभी कहाँ पर हुआ? सरुसजाई स्टेडियम गुवाहाटी में आयोजित किया गया। असम में एक साल में 3 बिहू महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू, ये 3 बिहू महोत्सव होता है। अभी देखो ये बैसाख वाला था, बैसाख को बोहाग बिहू कहते हैं। ठीक है, अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। अच्छा, अपने कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं, इनको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देखो जीएस सफलता बैच चल रहा है और इकोनॉमी का बैच चल रहा है। इसके अलावा लोको पायलट का बैच है और हिंदी का बैच है। आप इनमें से कोई सी भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आप एमजीटी ऐप का रुख करें। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई सहायता चाहिए, मदद चाहिए, जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में टिकाबुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट के ब्रिज का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी गए हुए थे मोजाम्बिक। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले ये युगांडा गए थे, फिर युगांडा के बाद ये गए मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक में इन्होंने टिकाबुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट के एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है टिकाबुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट, ये भारत की मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है, याद हो अगर आपको, अगर आप लाइव क्लासेस भी लेते होंगे हमारी, तो उसमें मैंने बहुत बार फोर्सली आपको बताया हुआ है कि भूटान में एक मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है, ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, भारत के द्वारा वहां पर बनाया गया है और इसने सिविल इंजीनियर्स अवार्ड जीता था। ये मांगदेक्षु जल परियोजना जो है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऐसे ही अब ये टिकाबुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट जो है ये भी आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो याद रखना, भारत के द्वारा मोजाम्बिक में ये बनाया जा रहा है। क्लियर है ना? तो वहां पर अभी एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने जाकर के एक बुजी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। क्लियर? बाकी सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हैं। मोजाम्बिक की राजधानी मोपुतो, मुद्रा मोजाम्बिक वर्टिकल और राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी। अगर आप डेली करंट अफेयर देखेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर वर्ल्ड मैप के थ्रू भी दिखाया करूंगा। अगला, हाल ही में आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं दोस्तों कौन? कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा ये सबसे तेज 100 विकेट अपना पूरा कर लिए। इन्होंने 64वें मैच में ही अपना ये रिकॉर्ड बना लिया, 100 विकेट पूरा कर लिया। ठीक है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? लसित मलिंगा का। लसित मलिंगा 100 विकेट लेने के लिए 70 मैच खेले थे, 70वें मैच में 100 विकेट पूरा किए थे और ये 64वें आईपीएल मैच में ही 100 विकेट पूरा कर लिए। कागिसो रबाडा ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं इस बार आईपीएल में। ठीक है, और सबसे तेज 100 विकेट इनका पूरा हो गया। आईपीएल के कुछ और रिकॉर्ड बने हैं जो कि अभी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर, एक नया सिस्टम शुरू किया गया, एक नया समझ लो कि एक नया नियम आया है आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का। और पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने हैं? तुषार देशपांडे, चेन्नई सुपर किंग के हैं। चेन्नई सुपर किंग के ही जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, ये 200 मैच में किसी एक टीम के लिए कप्तानी करने का रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के लिए 200 मैचों में, 200 से ज्यादा मैचों में ये कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली तो टॉप पर हैं, ये तो आप जानते हो, लेकिन 6000 से ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली के अलावा शिखर धवन और अब डेविड वार्नर भी शामिल हो गए हैं, जिसमें डेविड वार्नर विदेशी कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बन गया है। ये सभी जो क्वेश्चन है सिलसिलेवार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ना, ये सभी अलग अलग दिन आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आईपीएल चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये चीजें हुई। और चेन्नई सुपर किंग दोस्तों ये भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। जब भी किसी स्पोर्ट फ्रेंचाइजी या कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टार्टअप हो, उसका अगर $1 बिलियन से ऊपर का हो जाता है मार्केट कैप, यानी कि तो वो हो जाता है यूनिकॉर्न। तो पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्पोर्ट फ्रेंचाइजी है। भारत का पहला यूनिकॉर्न आईपीएल था, ये रिपोर्ट अभी सामने आई है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे ही डिटेल कंटेंट पाने के लिए ना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मैं पहुंचा सकूं। और आप लोग की क्या डिमांड है, आप लोग किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने चाइना को पीछे कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज के टाइम पर अमेरिका हो गया है।
ठीक है, यहाँ पर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया ने 128.55 बिलियन डॉलर का किया है व्यापार, ट्रेड किया है। चाइना एट सेकंड पोजीशन, चाइना अब सेकंड पोजीशन पर। पूरा डिटेल आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। भारत चीन व्यापार में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। भारत अमेरिका से 128.55 बिलियन डॉलर का कर रहा है, पिछले 2022-23 में किया है। चाइना से 113.83 बिलियन डॉलर, यूएई से 76.16 बिलियन डॉलर, वहीं सऊदी अरब से 52.72 बिलियन डॉलर और सिंगापुर 5वें स्थान पर है, भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 35.55 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम लोग सिंगापुर से करते हैं। क्लियर है, यहाँ ये टॉप 5 आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन बना, तो वो बन गया है एमआरएफ लिमिटेड। ये भारतीय ब्रांड है और दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी की बात आ ही रही है तो याद रखना टीसीएस, ये भी भारतीय कंपनी है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। ठीक है ना, और टायर ब्रांड कौन सा, एमआरएफ लिमिटेड। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपके सामने है, ब्रांड फाइनेंस रेट एमआरएफ एज ए सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। एमआरएफ की स्थापना 1946 में हुई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, केएम मामेन पिल्लई ये हैं इसके अध्यक्ष। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, तो विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे या कहें विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो जितने भी विरासत हैं उन सबके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके महत्व, उनके संरक्षण, इन सब के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है हेरिटेज चेंजेस, हेरिटेज चेंजेस इंपॉर्टेंट है थीम। भारत में टोटल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 39वां और 40वां जो रिसेंट ऐड किया गया था 2021 में, उसको आप ध्यान रखेंगे। रामप्पा मंदिर, ठीक है, और धौलावीरा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, आगे। अप्रैल 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना, तो 2023 में अप्रैल महीने में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। नार्को स्टेट का मतलब ऐसा देश जहां की इकोनॉमी ये आधे ज्यादा या कहें कि 90% के आसपास में इकोनॉमी जो नार्को पर डिपेंडेंट हो, नार्को बोले तो जो नशीले पदार्थ हैं उन पर डिपेंडेंट हो, तो सीरिया उन देशों में से एक है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये नार्कोटिक्स जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है, सेल किया जाता है, और यहाँ तक कि वहाँ की देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर डिपेंडेंट है। सीरिया में खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टेबलेट का एक्सपोर्टेशन किया जाता है। कैप्टागन या गरीबों का कोक भी जिसे कहा जाता है। सीरिया की राजधानी दमास्कस होती है, मुद्रा सीरियन पाउंड और राष्ट्रपति बशर अल असद। अगला, हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से इस बार सम्मानित किए गए हैं राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम, यहाँ पर आप देखिए ये प्रवासी भारतीय हैं। प्रवासी मतलब ये समझो कि जो भारत का मूल निवासी हो और कहीं और जाकर के प्रवास करता हो, तो इसे कहते हैं प्रवासी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, है ना। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और प्रत्येक वर्ष एक प्रवासी भारतीय दिवस, एक सम्मान भी दिया जाता है प्रवासी भारतीय, जो बेस्ट प्रवासी भारतीय रहता है। तो यहाँ पर देखो राज सुब्रमण्यम जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, ये फेडेक्स के सीईओ हैं और इनको इस बार के लिए सम्मानित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह ये इंदौर में आयोजित किया गया था, और गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति इनको इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। अगला, हाल ही में जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन बना, तो देखो ये भी अभी जो पिछला रिपोर्ट आपने देखा ट्रेड पार्टनरशिप, वो दूसरा था। ये रिपोर्ट क्या है, केवल एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का। ठीक है, ध्यान रखिए ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की अगर रिपोर्ट केवल आ जाए तो उसमें मतलब केवल निर्यात। तो यहां पर यह बताया गया है कि बताओ भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन बना है, तो वो बन गया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। सबसे ज्यादा भारत कहां पर निर्यात करता है, अमेरिका में, और दूसरे स्थान पर अब यूएई आ गया। अमेरिका तो पहले पर था ही पहले भी, अब यूएई चेंज हुआ है, यूएई सेकंड पोजीशन पर आया है। वहीं नीदरलैंड ये तीसरा सबसे ज्यादा निर्यात गंतव्य है। निर्यात गंतव्य मतलब
भारत का जो सामान है वो निर्यात होकर के कहां पर सबसे ज्यादा जाता है, यानी कौन सा देश भारत से खरीदता है। ठीक है, भारत टोटल 6% की निर्यात में वृद्धि किया है 2023-24 में। अगला, हाल ही में किसे मेलकम आदेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उत्सा पटनायक को दोस्तों मेलकम आदेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उत्सा पटनायक ये ओडिशा की रहने वाली हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे इमेज में। इनको ये भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बहुत ही फेमस ये इकोनॉमिस्ट हैं और राइटर भी हैं। अगला, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है केरल। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य, ठीक है, और साक्षरता 100% अपनी बताने वाला ये पहला राज्य है केरल। केरल अपनी टैक्सी सेवा खुद की शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, और अभी जल बजट पेश करने वाला, और अभी कोच्चि मेट्रो के बारे में मैंने आपको बताया ही कि वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने वाला भी ये पहला राज्य है। तो यहाँ पर सारी चीजें दिया गया है, जल बजट इसने पेश किया है, जिससे ये नदियों, उपनदियों, बैक वाटरों, यहाँ सब जगह पानी को स्टोर कर सके, जिससे पानी की कमी और पानी की समस्या से निपटा जा सके। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया? तो किस राज्य के कुंभम अंगूर को मिला है जीआई टैग? तमिलनाडु के। जीआई टैग पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें जितने भी पिछले 1.5-2 सालों में जीआई टैग मिले हैं सबको कवर किया गया और इंड में प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है, तो आपको वीडियो देखते ही देखते सब याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, कुंभम पनीर जिसे कहते हैं या कुंभम अंगूर कहते हैं, ठीक है, तो इसे दिया गया जीआई टैग। तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, कुंभम घाटी में ये पाया जाता है। कुंभम घाटी को दक्षिण भारत का अंगूर शहर भी कहा जाता है। अगला, किस राज्य में मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए जिन्हें IUCN के द्वारा निकट खतरे से जुड़ा हुआ बताया गया? तो मैंग्रोव पिट्टा पक्षी ये अभी ओडिशा में पाए गए। ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में ये देखे गए हैं। 179 मैंग्रोव पिट्टा पक्षी देखे गए हैं अभी अभी रिसेंटली। ठीक है, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जो होते हैं ये मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन भारत में ये पूर्वी इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि बंगाल का जो सुंदरवन का नेशनल पार्क है, उड़ीसा का भीतरकनिका है, ये सभी जो एरिया है ये मैंग्रोव वन क्षेत्रों का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर जो वन के प्रकार पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन होते हैं। ये क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन किस साइड में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे इधर पूर्वी साइड में। ठीक है, पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो यहाँ पर फिलहाल इसको देखा गया है मैंग्रोव पिट्टा पक्षी कई सालों के बाद। इसे हालांकि निकट खतरे से जुड़ा हुआ घोषित किया गया है इस प्रजाति को IUCN के द्वारा। अगला, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर अभी ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल हुई हैं। भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, एक तो हरमनप्रीत कौर और दूसरे सूर्य कुमार यादव। इन दोनों को 2022 वाली इस विजडन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को क्यों? क्योंकि 2022 में T20 इंटरनेशनल में इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1164 रन बनाए, जो कि एक हाईएस्ट स्कोर है। हरमनप्रीत कौर, इनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीती थी और इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड को 3-0 से हराई थी। ठीक है, इन दोनों को इस बार शामिल किया गया। अगला, पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये मेजबानी करेगा चेन्नई। चेन्नई में होगा पुरुषों का हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। वो इसी साल होगा, 2023 में ही होगा। अभी देखो, हॉकी विश्व कप बीता है, हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ था ये भी, और जनवरी महीने में हुआ था। इसको जीता किसने? जीत कर ट्रॉफी ले गया जर्मनी। ठीक है ना, ये हुआ था ओडिशा में, ओडिशा में आयोजित हुआ था और विजेता रहा जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जीता इसे। और यहाँ पर देखो, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो ये पहली बार हो रहा है भारत में। ठीक है, चेन्नई में होगा, भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। भारत हालांकि 2 बार इसका विजेता भी रह चुका है, 2011 और 16 में भारत 2 बार टूर्नामेंट इसको जीत भी चुका है। 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला मार्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। इनको जर्मनी में ही अभी वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जर्मनी में ही। और यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, एंजेला मार्केल ये डेकोरेटेड विद हाईएस्ट जर्मन ऑनर। इससे पहले इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था अभी।
ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार भी ये पा चुके हैं। 2005 से 2021 तक ये जर्मनी की चांसलर थी। अभी के टाइम पर एलॉफ स्कोल जो है जर्मनी के चांसलर, इनको अभी ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रांड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है? दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब बन चुका है भारत। भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है ये चाइना को पीछे कर चुका है। अब दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है और भारत की आबादी 142.86 करोड़ की हो चुकी है, जबकि चाइना की वर्तमान अब आबादी 142.57 करोड़ है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने अभी ऑफिशियल अपनी जनगणना जारी नहीं की है, ये यूनाइटेड नेशन ने प्रिडिक्शन करके बताया है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि मध्य 2023 तक 8.045 अरब हो जाएगी दुनिया की पॉपुलेशन। अगला, दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन? तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शहर के रूप में न्यूयॉर्क बनकर के आया है ऊपर। न्यूयॉर्क के बाद है टोक्यो, दूसरा स्थान है। टोक्यो जापान की राजधानी है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वहां पर बताया जा रहा है कि 3,40,000 से ज्यादा करोड़पति रहते हैं, 58 अरबपति हैं। टोक्यो दूसरे पर है, तीसरे पर फिर अमेरिका का ही द बे एरिया है, जहां पर 2,85,000 से ज्यादा करोड़पति रहते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत के भी कुछ शहर हैं लेकिन काफी नीचे लिस्ट में नाम आता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह। अच्छा, अपनी करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है जो लास्ट 6 मंथ की आप लोग जिसका वेट कर रहे थे। काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि पिछले 6 महीने की ई बुक सर तैयार कीजिए, कंपाइल कीजिए। तो पिछले 6 महीने का टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये ई बुक कंपाइल करके दिया जा रहा है। ये आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगा बहुत ही कम दाम में, मतलब 59 रुपए में अभी है। अब आप सोचो, अगर 6 महीने का कंटेंट, वैसे तो इसमें 7 महीने का है, अगर 6 महीने का भी कंटेंट आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर देखो 20 गुणे 6, 120 रुपए में हमारी बुक्स आती हैं। लेकिन 6 महीने का कंपाइलेशन अगर आप एक साथ लेते हो तो देखो मात्र आधे दाम में आपको ये मिल जा रहा है। एमजीटी ऐप पर है और ये लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, तो आप इसे जाकर के अभी परचेज कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है केन्या ने। केन्या ने स्पेस एक्स की मदद से इसे लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, केन्या जो है पैसा दिया था इसको, और ये केन्या का ये पहला सैटेलाइट है टाइफा 1। ठीक है, पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। यहाँ पर देखो स्पेस एक्स रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 50 मिलियन केन्याई शिलिंग की लागत आई है, $3,72,000 कह सकते हैं हम लोग। अगला, किस प्रसिद्ध गायक या गायिका को 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले जी ये लता मंगेशकर की ही छोटी बहन है। लता मंगेशकर जी के ही नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और इसके पहले विजेता रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछली साल दिया गया था। ठीक है, पिछली साल दिया गया था सबसे पहला वाला, और दूसरा इनकी छोटी बहन को दिया गया है, आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी हालांकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी पा चुके हैं सन 2000 में, पद्म विभूषण से भी सम्मानित की जा चुके हैं 2008 में, और इनको 2021 में महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बहुत ही जानी मानी ये गायक है। अगला, 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा व्यक्ति दिवस सृजन किए। ठीक है, यहाँ पर देखो मनरेगा योजना के तहत, तो और वो भी लगातार चौथे साल, लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में टॉप पर रहा राजस्थान। यहाँ पर कुल 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए गए। अब ये व्यक्ति दिवस क्या होता है? देखो, मनरेगा योजना जो है इसके तहत क्या किया जाता है कि दिहाड़ी मजदूरी पर 100 दिन का काम दिया जाता है। दिहाड़ी मजदूरी, इसके तहत मिनिमम वेज जो रखा गया है पर दिन का वो 201 रुपए के आसपास है, 201 दशमलव समथिंग रुपए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया था सीएचएसएल एग्जाम में कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जो इनकम होगी वो कितना होगी, तो 201 रुपए वेज रखा गया है। ठीक है, तो ये जो 201 रुपए एक व्यक्ति को एक दिन के काम के लिए दिया जा रहा है ना, इसे ही कहा जा रहा है व्यक्ति दिवस। ठीक है, तो व्यक्ति दिवस जो रुपए हैं टोटल, ये 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस है, यानी 35.61 करोड़ रुपए ये दिहाड़ी के रूप में ये दिए हैं। ठीक है, तो राजस्थान टॉप पर है, सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर यूपी है। अगला देखते हैं,
हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया? थावे महोत्सव ये बिहार में आयोजित हुआ। बिहार में थावे महोत्सव आयोजित हुआ। यहाँ पर देखो बहुत बड़े बड़े सिंगर वगैरह भी सब आए हुए थे, हिमेश रेशमिया वगैरह। तो पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में ये आयोजित हुआ। 11वां इस बार का संस्करण था। अगला, हाल ही में 127वीं बोस्टन मैराथन में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो बोस्टन मैराथन अभी जीत लिया है एवांस चैबेट ने। 127वां संस्करण था। ये दुनिया की सबसे पुरानी मैराथन रेसेस में से एक माना जाता है बोस्टन मैराथन। तो इन्होंने ये जीता हुआ है, ठीक है, बोस्टन मैराथन को जीत लिया है। गैब्रियल गे दूसरे स्थान पर रहे। चैबेट जो है ये केन्या के थे और ये पहले स्थान पर रहे। केन्या की ही हेलेन ओबेरी ये महिला दौड़ में टॉप पर रही। देखो ये मैराथन जो होता है ना, मैराथन कभी कभी इसकी मैराथन की लंबाई भी पूछ ली जाती है। तो मैराथन की लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। याद रखना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। मैराथन की लंबाई 42.195 किलोमीटर होती है। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया? तो चुनाव आयोग ने दोस्तों कर्नाटक में पहली बार छूट दी है वोट फ्रॉम होम की। ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके तहत अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 80 से ज्यादा है और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो चलने फिरने में असमर्थ हो, ठीक है, दिव्यांग वो हाथ से ना हो, पैर से हो, मतलब चलने में असमर्थ हो बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वोट फ्रॉम होम सुविधा लाई गई है, ठीक है। और पहला यूज कर्नाटक में हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे 8900 व्यक्तियों को 8900 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया है जो इसके तहत वोट फ्रॉम होम करेंगे। आप वर्क फ्रॉम होम सुने हो, यानी कि जहां पर होम से घर से काम किया जाता है। यहाँ पर देखो वोट फ्रॉम होम है, यानी घर से ही वोटिंग की जाएगी। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारी जाएंगे, उनके सामने आपको करना होगा वोट। ओके, तो फिलहाल ये चीजें हैं। अब चुनाव आयोग आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और 2 चुनाव आयुक्त इनके सहायता के लिए हैं, जिनमें एक हैं अरुण कुमार गोयल जी और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अगला, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत है तीसरे स्थान पर। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स के मामले में, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिस स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन, वो $1 बिलियन से अगर ज्यादा हो जाती है तो वो स्टार्टअप बन जाता है यूनिकॉर्न। अब किस देश में कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, ये डिसाइड करता है कि उस देश में कितने यूनिकॉर्न हैं। इसी को लेकर के यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ऐसे में भारत है तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया, इंडिया थर्ड स्पॉट पर है 63 यूनिकॉर्न के तहत, ठीक है। अभी आप सोचोगे सर कुछ दिन पहले आपने बताया था 100वां यूनिकॉर्न, 101वां यूनिकॉर्न, 106 यूनिकॉर्न, ठीक है, तो अभी तो ये तो बता रहे हैं 63 यूनिकॉर्न ही है। तो देखो भारत में वैसे देखा जाए तो 138 यूनिकॉर्न है, लेकिन भारत में ये जो इतना यूनिकॉर्न है ना, इसमें कई सारे ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर जा करके विदेशों में बसा रखे हैं, जिससे वो टैक्स बचा सकें। सिंगापुर वगैरह ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके देशों में अगर आप हेडक्वार्टर स्थापित करते हो तो वो बहुत ज्यादा छूट देते हैं टैक्स में, ठीक है। तो वो यूनिकॉर्न, वो स्टार्टअप है तो इंडिया का ही, लेकिन उनका हेडक्वार्टर जो है बाहर हो गया है, इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से कभी कभी नहीं गिने जाते हैं। तो इसी वजह से टोटल 138 यूनिकॉर्न तो है भारत में। भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है, अमेरिका टॉप पर है, चाइना दूसरे पर है। क्लियर। अगला, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने? वो बन गए डेविड वार्नर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान की बात की जाए तब कप्तान के रूप में डेविड वार्नर है विदेशों में, ठीक है, फॉरेन कैप्टन में। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कप्तानी किसने करी है तो आप बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 200 से ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, ठीक है, आईपीएल में। तो यहाँ पर डेविड वार्नर देखो, डेविड वार्नर के नाम 6000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड है और सबसे तेज 6000 रन ये अपना पूरा किए हैं। कप्तान के रूप में किसी विदेशी कप्तान के रूप में 3000 से अधिक रन भी ये बनाए हैं, ठीक है। 75वें कप्तानी मैच में इन्होंने गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इनसे पहले इन्हीं के देश के एडम गिलक्रिस्ट के नाम ये रिकॉर्ड था विदेशी कप्तान के रूप में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया? ये खोला गया मुंबई में। एप्पल कंपनी जो है इसने अपना पहला रिटेल स्टोर भारत में खोला मुंबई में, दूसरा ये दिल्ली में खोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो
ये टिम कुक आए थे, सीईओ जो कि हैं एप्पल के, वो आए थे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 20,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है और ये खास बात ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा का पूरा बेस्ड है। ये पूरा का पूरा स्टोर जो है, इसमें बताया जा रहा है कि इतना ग्लास यूज किया गया है, इतना ज्यादा ग्लासेस यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से लाइट की बहुत कम यूज यहाँ पर पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर लाइट बहुत कम लगाया गया है, रिफ्लेक्शन वाली टेक्निक ज्यादा यूज की गई है। एप्पल की स्थापना वैसे 1976 में हुई थी, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, संस्थापक इसके स्टीव जॉब्स थे और सीईओ कौन है, टिम कुक। अगला, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सोनम वांगचुक जी को सम्मानित किया गया है संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार से। सोनम वांगचुक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं ये, और इनके नाम कई सारे एक अद्भुत टेक्नोलॉजी विकसित करने का भी रिकॉर्ड है। इन्होंने जैसे आइस स्टूपा टेक्निक बनाया हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाता है, आइस स्टूपा तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, और सोनम वांगचुक के ऊपर मूवी बन चुकी है, 3 इडियट जो मूवी थी इन्हीं के ऊपर बनी थी। क्लियर। हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है ये, और हमारी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी को कैसे संरक्षित किया जा सके, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत थी 1970 से हुई थी। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इस बार की थीम थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मन की बात के 100वें संस्करण पर कितने रुपए के सिक्के का लोकार्पण किया? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 100 रुपए का सिक्का नया लॉन्च किया है मन की बात के 100वें एपिसोड पर। मन की बात का एपिसोड जो है ये शुरू हुआ था 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2014 को, और अब इसका 100वां संस्करण हो गया है। ये मन की बात कार्यक्रम में क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हैं रेडियो के थ्रू। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2014 को जो शुरू हुआ था, अब उसके 100 एपिसोड हो गए। 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड रिकॉर्ड किया गया, या कहें कि ब्रॉडकास्ट किया गया, और इस अवसर पर 100 रुपए का कॉइन जो है लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे। हाल ही में जारी विश्व रसद सूचकांक में 139 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व रसद सूचकांक यानी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में 38वें स्थान पर है भारत। 139 देशों में 38वें पर भारत है। यहां पर आप देख पाओगे 38 अमंग 139 कंट्रीज। टॉप पर सिंगापुर है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर है जर्मनी। अगला, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? तो दोस्तों, जयदीप मुखर्जी ये भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट लॉन्च किया है। क्रॉस कोर्ट ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और ये 60 से 70 के दशक में बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे भारत की तरफ से। ठीक है, और बाद में ये कोचिंग भी शुरू किए, यानी कोच भी रहे ये। तो इनकी पुस्तक का नाम है क्रॉस कोर्ट। क्लियर है? और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 1966 में। अगला, हाल ही में किस प्रेस ने मारियोपोल अस्पताल हमले की तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस नाम की एक संस्था है, उस प्रेस ने मारियोपोल हॉस्पिटल में हमले के दौरान तस्वीर के लिए, कौन सा हमला? जब यूक्रेन पर रूस का हमला किया गया था, तो शुरुआत में जब हुआ था हमला पहली बार, तो उस टाइम पर हॉस्पिटल में कुछ तस्वीरें इन्होंने ली थी, और इसके लिए इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार दिया गया। देखिए, कुछ इस प्रकार की तस्वीरें थी, ठीक है, जो इसके द्वारा ली गई थी, एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा। जनवरी 2021 में ये जारी की गई है। ठीक है, अगला, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो दोस्तों बन गई हैं दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार इनको मिला है, ये भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी हैं। ठीक है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, और ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स विमेन बन गई हैं ऑफिसर की। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाओगे एयर मार्शल वीआर चौधरी ने इन्हें सम्मानित किया है, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, राजस्थान की ये रहने वाली हैं। अगला, किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोखा योजना लागू की गई? तो सलोखा योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ये किसानों से संबंधित एक योजना है, सलोखा योजना। ठीक है, और इसके तहत 1,000 रुपए के नाम मात्र पंजीकरण शुल्क और 1,000 रुपए के ही स्टाम्प शुल्क के बाद लोग अपनी जमीन का आदान प्रदान कर सकेंगे, लीज पर दे सकेंगे। ठीक है, अगला है, हाल ही में क्रिस मेसिना ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की, उन्हें किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो क्रिस मेसिना ये हैशटैग के निर्माता थे।
हैशटैग जो शुरू हुआ है, हैशटैग जो चलता है, जो रन कराया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है ट्विटर पर, उसको इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब ये ट्विटर छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये गूगल के भी कर्मचारी रह चुके हैं। 2007 में ये ट्विटर ज्वाइन किए, हैशटैग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो इन्होंने वर्तमान जो ट्विटर के सीईओ हैं एलन मस्क, उन पर आरोप भी लगाए हैं कि इनके पास मिस मैनेजमेंट वाला सिस्टम है इनके यहाँ, ठीक है। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत का कौन सा देश बना? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत जो है ये 7वां देश बन गया है, ठीक है। भारत अब 7वां ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। 6 और देश ऑलरेडी हैं, कौन कौन? अमेरिका, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस। भारत अब 7वां देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यहाँ पर देखिए, कर्नाटका बैग्स नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएमएफबीवाई फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो 2016 में ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत किसानों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें इनोवेटिव और मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है इसकी सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो वो बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होंगे, 100% ईवी यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आप देख सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इन्होंने अनाउंस किया है 2030 तक ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है सभी सरकारी विभाग की गाड़ियों को। अगला, हाल ही में हुई भारत की पहली जल शक्ति जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। अभी भारत की पहली जल शक्ति जनगणना जारी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडी के मामले में पश्चिम बंगाल जो है ये टॉप पर है। यहाँ पर 7.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। सिक्किम में सिर्फ 134 जल संरचनाएं यानी वाटर बॉडीज हैं, इस वजह से ये सबसे लास्ट है इस लिस्ट में। और वहीं महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे बेहतर तरीके से इसने लागू किया है, ठीक। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और पश्चिम बंगाल टॉप पर है। अगला, हाल ही में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक लंदन मैराथन किसने जीता? तो लंदन मैराथन 2023 जीत लिया है केल्विन किप्टन ने। केल्विन किप्टन ना सिर्फ इसको जीते बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिए हैं। इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड में ही ये मैराथन कंप्लीट किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 16 सेकंड कम का रिकॉर्ड, मतलब कि पहले 16 सेकंड और ज्यादा में रिकॉर्ड बना था, वो रिकॉर्ड बना था एलियूट किपचोगे के नाम, और इन्होंने केन्या के केल्विन किप्टन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड में ही। लंदन मैराथन दुनिया की सबसे मशहूर मैराथन में से एक है। अच्छा, महिलाओं में किसने जीता? महिलाओं में इथियोपिया की सिफान हसन ने जीता है, ठीक है। सिफान हसन ये महिलाओं में मैराथन जीती और केल्विन किप्टन ये पुरुषों में जीते हैं। एक चीज और, मैराथन की लंबाई पूछी जा सकती है आपसे। मैराथन दौड़ की लंबाई ये पूछी भी गई है कई एग्जाम्स में कि लंबाई, तो याद रखना मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। कितना? 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन की लंबाई। हाफ मैराथन पूछा जाए तो इसी का आधा कर देना। आगे, अच्छा, ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जो रनिंग बैचेज हैं जो चल रहे हैं, उनको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का बैच है, इसको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, और वीडियो कोर्स है शताब्दी बैच है, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। हिंदी का बैच है, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीएस सफलता बैच ये चल रहा है, हालांकि अब इसमें एडमिशन तो क्लोज हो चुका है और आपके पास समय भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत स्पीड फास्ट करनी है, तब भले इसको ज्वाइन करना, वरना इसमें तो एडमिशन बंद हो चुके हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है केरल ने। यानी यहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा। ये केरल की एक यूनिक टाइप की योजना है, ऐसा देश में कहीं पर भी नहीं है। केरल सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड यानी कि कहें ओपीओपी योजना शुरू की है, ठीक है। और पिनरई विजयन ने ये अनाउंस किया है और कलिक्कड़ केरल में ये शुरुआत किया गया है। हर पंचायत में गुणवत्ता वाले एक खेल के मैदान होंगे। अच्छा, एक चीज और, केरल ने ही दोस्तों शुरू किया था वन स्कूल वन आईएएस
ये भी है यहीं का, याद रखना। और बाकी तो आप जानते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये यूपी की योजना है। ऐसे ही एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और एक ब्लॉक एक शिल्प, ये हरियाणा का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। कहां पर? कोच्चि में, केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अंडर वाटर मेट्रो मत समझ लेना। अंडर वाटर मेट्रो दूसरा कॉन्सेप्ट है। अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कोलकाता में चलाई गई है, कोलकाता में, है ना। इसका टेस्टिंग चल रहा है और ये दिसंबर 2023 तक फाइनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वाटर मेट्रो है ये, ठीक है, वाटर के ऊपर चलेगी और वाटर मेट्रो होगी। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में पीएम मोदी ने इसे फ्लैग ऑफ किया है। 1137 करोड़ की परियोजना की लागत वाला ये मेट्रो सेवा 10 छोटे छोटे द्वीपों को कनेक्ट करेगा केरल में, कोच्चि शहर के आसपास में। क्लियर? अगला, नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड कहां पर हुआ? तो नाटो ने लॉक्ड शील्ड अभ्यास किया, इस बार भी इसे एस्टोनिया में ही किया है इसने। नाटो का ये एक्सरसाइज दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज होता है। नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। 1949 में 12 सदस्य देश मिलकर के इसे स्थापित किए थे। अभी एक और नया देश इससे जुड़ा हुआ है जो कि है फिनलैंड। तो 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड। याद रखना, 30 सदस्य देश थे, अब 31 सदस्य देश इसके हो चुके हैं। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जेन्स स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? तो तल्लीन एस्टोनिया में इसने लॉक्ड शील्ड किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बनाकर इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने एक नए तरीके का एक रिकॉर्ड बनाया है। इसने अज्ञात शवों का एक डीएनए डेटाबेस तैयार किया है। डीएनए डेटाबेस मतलब जो अज्ञात शव मिलते हैं, जो अज्ञात लाशें मिलती हैं, उनका डीएनए कलेक्ट करना, डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट करना एक जगह, उसका डेटाबेस बनाना, ये शुरू किया है। और ये करने वाला ये पहला राज्य है, ठीक है। अच्छा, इसको करने से क्या होगा? इसको करने से मान लीजिए जिनकी बॉडीज मिली हैं, इन फ्यूचर अगर कोई केस सामने आते हैं या फिर कोई मामले का खुलासा होता है जिनसे लिंक पाया जाता है, जिससे उन अज्ञात शवों की पहचान हो सकती है, तो ये सभी कैसे होगा? ये सभी डीएनए डेटाबेस के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो डीएनए डेटाबेस इसीलिए इसने स्टोर करना शुरू किया है। चलिए अगला, अच्छा अपनी ई बुक भी है, अक्टूबर से अप्रैल की ई बुक है। वैसे तो यहाँ लास्ट 6 मंथ लिखा गया है, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल आप जोड़ेंगे तो 7 महीने का इसमें कंटेंट है। और ये 7 महीने का कंटेंट चैप्टर बाय चैप्टर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये 7 महीने आप सिर्फ और सिर्फ 59 रेट्स में अभी के लिए पा सकते हो। वैसे तो 7 महीने का अगर आप देखोगे तो 20 गुणे 7 140 रुपए का मंथ बाई मंथ मिलता है हमारी मंथली ई बुक, क्योंकि 20 रुपए में एक आती है। तो लेकिन आपको ये सिर्फ और सिर्फ 59 में दिया जा रहा है, तो इसको आप ले सकते हो। और एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा आपको। व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो इस नंबर पर आप यूपीआई के थ्रू भी मंगा सकते हो, मतलब ये ई बुक परचेज कर सकते हो। अगला, हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया? तो 25 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिनिधि आते हैं, जो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने देशों को, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व के लिए। और मलेरिया दिवस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया रोग के बारे में, उसकी रोकथाम को लेकर के, उसको कैसे बचा जाए, कैसे मलेरिया फैलने से रोका जाए, मच्छरों से कैसे बचा जाए, मच्छर कहीं पर उगने ना पाए, मतलब पैदावार कम हो मच्छरों की, पानी वगैरह ज़्यादा स्टोर ना हो, गंदा पानी कहीं पर, ठीक है। तो इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, मलेरिया बहुत ज़्यादा घातक बीमारी होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाने की वजह से ये होती है, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है ये इसका वाहक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी की वजह से। तो थीम इसकी इस बार रखी गई है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। 2007 से ये डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है। और अभी मलेरिया के उपचार के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन डब्ल्यूएचओ के द्वारा मंजूरी मिली है, इसे नाम है मॉस्क्यूरिक्स। अभी चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि पिछले 3 सालों में मलेरिया के कोई केसेस चीन में नहीं आए हैं। अगला,
हाल ही में किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों सूडान में क्या हुआ कि वहां पर कुछ क्राइसिस चल रही थी, वहां पर अलगाववादियों के बीच में और एक प्रकार से लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, और वहां पर बहुत सारे, क्योंकि भारतीय भी रहते हैं तो भारतीय फंस गए थे, उन भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन कावेरी के तहत बहुत सारे इंडियंस वहां से लाए जा रहे हैं, और ऑपरेशन कावेरी के ही अलावा और भी भारत सरकार समय समय पर ऑपरेशन लॉन्च करके अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग देशों से लोगों को इवैक्यूएट की हुई है। तो जिनके नाम यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस देखो बने हुए हैं, कई सारे एग्जाम्स में बने हुए हैं क्वेश्चन, और आगे भी बनेंगे। देखो जब यूक्रेन में पहली बार रसिया ने अटैक शुरू किया था, तब वहां पर भी बहुत सारे भारतीय फंसे थे। 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स और वहां के लोग जो है फंसे थे, तो उनको इवैक्यूएट कराना था। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था, ठीक है, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऐसे ही अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ था, तो उस टाइम अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था अभी रिसेंटली जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था ना, तो वहां पर भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान रहे, इसको इवैक्यूएट करने के लिए नहीं चलाया गया था, यहाँ पर भूकंप प्रभावितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। यहाँ पर वहां के भी नागरिकों की मदद की गई और एनडीआरएफ वगैरह की टीम भारत से भेजी गई थी। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के तहत भारत सरकार ने कई पड़ोसी देशों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाई फ्री में। और ऑपरेशन मैत्री ये भी भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए शुरू किया गया था। ये 2015 में किया गया था, जब 2015 में नेपाल में काठमांडू में बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था उस टाइम पर। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है, इनको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन कावेरी तो अभी जो चलाया गया है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला, हाल ही में कहां पर अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे देखी गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में बेंगलुरु में जीरो शैडो डे देखा गया। ये एक अद्भुत खगोलीय घटना थी। इसमें क्या था कि कोई भी परछाई नहीं बन रही थी, मतलब एक ऐसा टाइम, एक निश्चित पार्टिकुलर टाइम जहां पर किसी भी नागरिक की कोई फोटो कोई परछाई जो है नहीं बन रही थी। कुछ इस प्रकार से लोग इसको सेलिब्रेट किए, मतलब कि एक देखे भी कि देखो ये ऐसा टाइम आया था जब जीरो शैडो डे हो रहा था, मतलब कोई भी परछाई नहीं बन रही थी। 12:17 PM के आसपास में ये 25 अप्रैल को घटना देखने को मिली, जीरो शैडो डे। अगला, हाल ही में बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने ही देश के स्टेफानोस सित्सिपास को हरा करके दूसरा अपना बार्सिलोना का खिताब जीता है, और लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता है, पिछली बार भी जीते थे। कार्लोस अल्कराज इस सीजन में ब्यूनस आयरेस और इंडियन वेल्स और बार्सिलोना ये 3 जीत लिए हैं, और अपने करियर की 9वीं जीत हासिल कर लिए हैं। इस सीजन में इनका 3 है। अगला, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किया, आधारशिला रखा है केरल में। देखो यहाँ पर पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, कहाँ पर 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम के टेक्नो सिटी परिसर में। 200 करोड़ की राशि जो है केरल सरकार के द्वारा दी गई है, और बाकी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। ये कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये दोस्तों पंजाब के 5 बार के सीएम थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल बहुत बड़ा नाम है, और ये पंजाब के 5 बार के सीएम थे, 5 बार के मुख्यमंत्री थे। शिरोमणि अकाली दल से थे। इनके जो बेटे हैं सुखबीर बादल, वो अभी के टाइम पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माणा गांव ने पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त की? तो ये माणा गांव जो है ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का माणा गांव, जो कि अभी तक भारत का आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, इसे भारत का अब पहला गांव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बीआरओ ने यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया है, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो भारत का प्रथम गांव माणा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट विलेज। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत ये किया गया है, और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत जो भारत की उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांव का विकास किया जा रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मनान मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के मनान मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया।
देखो जीआई टैग का सिलसिला अभी जारी है, जीआई टैग दिए जा रहे हैं लगातार, और इसी सिलसिले में मनान मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग अभी दिया गया है। ठीक है, ये शिवगंगई जिले में तमिलनाडु में काफी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग पर मैंने वीडियो भी दी इसी महीने, तो आप जीआई टैग की वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है। और उसमें जीआई टैग के जो भी मतलब कि देखो, जो पिछले 2 सालों में जितने भी जीआई टैग दिए गए जितने प्रोडक्ट को, उनको बताया गया, साथ ही साथ जीआई टैग होता क्या है, कैसा क्या है, सब कुछ आपको बताया गया है। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका 1 नंबर तो बन ही जाएगा। कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है, जैसे तमिलनाडु के कुंभम अंगूर, मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग, जम्मू कश्मीर की बसोहाली पेंटिंग, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल, बिहार का मिर्चा चावल, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और अदम चीनी चावल, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन का मिला है, असम की असमिया गमछा को या असमिया गमोचा को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, नागालैंड के नागा मिर्च और नागा खीरा को, इन सबको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, इसको किसने लॉन्च किया? इस पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्तों आशीष कुंद्रा ने, इसको लिखा भी इन्होंने ही है, आशीष कुंद्रा। ये ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, और ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नाम से इन्होंने पुस्तकें लॉन्च की हुई है। इस पुस्तक का विमोचन करने किरण रिजिजू जी, पेमा खांडू, हरदीप पुरी, ये सभी भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर है? तो सिप्री रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है दुनिया भर में कौन से देश कितना ज्यादा खर्च करते हैं अपनी सेनाओं पर। उसमें भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। टॉप पर अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज्यादा अपनी सेनाओं पर खर्च करता है। दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर है रसिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पास हुआ $2 ट्रिलियन से। पहली बार क्या हुआ कि $2 ट्रिलियन से ज्यादा लोग, पूरी दुनिया के लोग मिला करके सेनाओं पर खर्च कर रहे हैं, ऐसा आंकड़ा आया है। ठीक है, तो देखो ये टॉप 5 देश हैं, सऊदी अरब 5वें पर है, भारत है चौथे स्थान पर। सिप्री ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री बोले तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने, याद हो आपको, कुछ दिन पहले रिपोर्ट जारी की थी कि सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, मतलब सबसे ज्यादा हथियार खरीदता कौन है। तो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में टॉप पर है भारत। ठीक है ना, भारत जो है टॉप पर है खरीदने के मामले में, ये याद रखना। अगला, हाल ही में अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने वाली किस कंपनी के साथ समझौता हुआ? तो अयोध्या के लिए अभी हाल ही में वीटो नाम की एक कंपनी के साथ समझौता हुआ है जो बायोडीजल बनाएगी कचरे से। ठीक है, कचरे से बायोडीजल बनाएगी, ये बेल्जियम बेस्ड एक कंपनी है वीटो नाम की। ठीक है, और ये जल्द ही अपना काम शुरू करेगी। तो 2 साल के लिए इसने ये पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, धीरे धीरे और भी शहरों को कनेक्ट किया जाएगा इससे। अगला, हाल ही में किस महिला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में एलेसेंड्रा कोराप ने जीता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। यहाँ पर देखिए अमेजन की ये रहने वाली हैं, निवासी हैं, गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज इनको मिला हुआ है। नाम इनका है एलेसेंड्रा कोराप। ये मुंडुरुकु लीडर है, मुंडुरुकु अमेजन में पाया जाने वाला एक समझ लो कि एरिया है, क्षेत्र है वहां पर। अगला, हाल ही में किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दलाई लामा को दोस्तों 1959 के लिए, यहाँ पर 1959 लिख देना था, 1959 के लिए व्यक्तिगत रूप से दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखो अब आप सोचोगे कि सर 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप क्यों दिया जा रहा है? तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअली में इनको 1959 में ही मिला था, अनाउंस हुआ था, लेकिन चूंकि 1959 में ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत पर अटैक किया, और उसी टाइम दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे, ये भाग आए थे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब वहां से भाग खड़े हुए, तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार अनाउंस तो हुआ था लेकिन दिया नहीं गया, और अब 64 साल के बाद अब जाकर के इनको रमन मैग्सेसे की टीम जो है वो आई है, इंडिया आई और हिमाचल प्रदेश में जाकर के इनको दी है। ठीक है, ध्यान रखिए, तिब्बत पहले देश हुआ करता था लेकिन अब चाइना का हिस्सा है, चाइना पूरी तरीके से उसको कब्जा करके रखा हुआ है। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो सिर्फ ये 2 लाइन जो है ना, इसको याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो ये कहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, तो याद रखना फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पे उनकी याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। मई 2023 में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश किया?
तो दोस्तों मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी, ठीक है, अभी मई महीना तो शुरू हुआ है। तो इन पर्सन क्वाड समिट जो है ऑस्ट्रेलिया इसने करने की घोषणा की है, इस बार यही होस्ट करने जा रहा है। क्वाड समिट क्या है? क्वाड तो आप जानते हो, क्वाड मेंबर 4 देश जो है क्वाड मेंबर हैं। कौन कौन से? इंडिया भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी है और ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा है जापान। तो इन देशों के ग्रुप को क्वाड ग्रुप कहते हैं और इन देशों के बीच में समय समय पर मीटिंग होती है। इस बार की जो समिट है, इस बार की जो मीटिंग है वो सिडनी में होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है। कब होगा? 24 मई को, ठीक है, 2023 को, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 4 देश जो हैं ये मिल करके चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाए हुए हैं। अगला, ये देखो चारों देश आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडिया है, इधर जापान है, इधर यूएसए है और ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला, हाल ही में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो कि पड़ता है दोस्तों यूएई में, कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ये स्टैंड क्या होता है? देखो, जब स्टेडियम होता है उसमें जब मैच चलता है ना, तो एक पिच होती है, आप जानते हो, जहां पर बैट्समैन एक तरफ से बैटिंग करता है, एक तरफ से बॉलर बॉलिंग करता है। तो हमें तो दिखाई देता है कि एक ही तरफ से बॉलिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली में हर ओवर में ये बॉलिंग जो है छोर बदला जाता है। एक बार बॉलर जो होता है इधर से बॉलिंग करता है, एक बार इधर से बॉलिंग करता है, ठीक है, हर ओवर ये रोटेट होता रहता है। तो ये 2 स्टैंड भी होते हैं इसी साइड में, ठीक है। ये दोनों स्टैंड में एक टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बैठते हैं, एक तरफ दूसरे टीम के खिलाड़ी बैठते हैं। तो फिर ये स्टैंड जो होता है ना, ये उसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे कहना होता है, कमेंटेटर को अनाउंस करना होता है कि कौन सा गेंदबाज किस छोर से गेंदबाजी करा रहा है, किस स्टैंड से गेंदबाजी करा रहा है। तो ये वाला जो स्टैंड हुआ इसका भी नाम होता है, ये वाला इसका भी नाम होता है। तो ऐसे ही जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें जो वेस्ट साइड वाला जो स्टैंड है ना, इसका नाम बदल करके अब सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखना, गलती से भी ये मत बोल देना कि पूरे स्टेडियम का नाम बदला गया है, नहीं, यहाँ पर वेस्ट स्टैंड का नाम रखा गया है। ठीक, अगला, एक और एग्जांपल आप ऐसे जान सकते हो, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब उस स्टेडियम में दो दो स्टैंड हैं, एक अडानी स्टैंड है, एक अंबानी स्टैंड है, ठीक है ना, मतलब अडानी अंबानी स्टैंड है और पूरे स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था, अहमदाबाद में है, ठीक है। अगला, तो यहाँ पर देख लो, सचिन तेंदुलकर एक्चुअली में अभी 24 अप्रैल को इनका बर्थडे हुआ था। तो 50वां वर्षगांठ ये पूरा किए हैं, 50 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। इनको अभी कुछ दिन पहले सम्मानित भी किया गया था ऑस्ट्रेलिया में भी। सचिन तेंदुलकर 2013 में ही संन्यास ले लिए थे एक प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर से। 24 साल का इनका क्रिकेट कैरियर रहा, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक इन्होंने बनाए हैं, 51 टेस्ट क्रिकेट में और 49 वनडे क्रिकेट में शतक हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड है और अभी ना जाने कितने रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। अगला, हाल ही में किसे 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गए हैं नीली वेंदापुड़ी। नीली वेंदापुड़ी, यहाँ पर आप देखिए, इंडियन अमेरिकन है नीली वेंदापुड़ी। इन्हें अभी इस साल का इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। ये पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति भी बन गई हैं जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रूप में काम कर रही हैं, ठीक है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हैं। अगला, हाल ही में 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा भी की गई और इस फिल्म फेयर अवार्ड में हर प्रकार के पुरस्कार दिए ही जाते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और इसके बाद बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर वगैरह। इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो इस बार मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी को इस साल के लिए दिया गया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का बधाई 2 को मिला। बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में राजकुमार राव को मिला है बधाई 2 मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और यहीं पर बेस्ट डायरेक्टर का मिला है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ओके, बाकी अवार्ड है, वीडियो पास करके आप पढ़ सकते हो। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। यहाँ पर भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लिख उठा है। होस्ट थे सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पाल। ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई में आयोजित किया गया। 68वां इस बार का संस्करण था। अच्छा, एक और अवार्ड याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये प्रेम चोपड़ा को मिला है। अगला, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया गोवा में। हेरिटेज फेस्टिवल या कहे विरासत महोत्सव, ये विरासत महोत्सव
वहीं पर आयोजित किया जाता है, गोवा में ही। सालिल गांव गोवा में आयोजित हुआ, 28 से 30 अप्रैल तक चला, 3 दिनों का था। वहाँ के कल्चर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला गोवा आप देखोगे यहाँ पर मैप में। वैसे डेली करंट अफेयर की जो लोग वीडियो देखते होंगे वो ऐसे ही सभी राज्यों का ये डाटा पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टाइम की लिमिट होती है मंथली वीकली वगैरह में, तो इसमें नहीं दिया जाता है आपको। डेली करंट अफेयर में सब कुछ आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू, इंडिया मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो एक दिन जरूर देख करके देखिए। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? तो अजय वॉरियर ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक बोले तो 2 सालों में जो एक बार होता हो, तो द्विवार्षिक अभ्यास है। पिछला वाला 2021 में हुआ था और अभी वाला ये 2023 में हुआ, इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। 2 वीक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये कहां पर हुआ? यूके के सैलिसबरी प्लेन्स में हुआ। 7वां इस बार का संस्करण था। 27 से 11 मई तक ये चल रहा है। उत्तराखंड के चौबटिया में 2021 वाला हुआ था, यानी पिछला संस्करण हुआ था, 6ठा वाला। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो देखो, एयर एम्बुलेंस सेवा अभी हाल ही में झारखंड ने शुरू की है, लेकिन गलती से भी ये मत बोल देना कि एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है, नहीं। एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। एयर एम्बुलेंस होता क्या है? तो सिंपल, एम्बुलेंस तो आप जानते ही हो, मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाली जो गाड़ी होती है उसे एम्बुलेंस कहते हैं। अब वही गाड़ी अगर कोई ऐसी हो जो उड़ करके जाए, या कहें कि हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती हैं, जैसे कोई मंत्री का एक्सीडेंट हो गया या कभी कोई किसी गोली लग गई, कोई बड़ा अपराधी हुआ या फिर जो भी हुआ, तो उन सबको जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई कॉस्टली भी होता है ये, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ऐसा ही अभी झारखंड में भी शुरू किया गया है। रांची और 6 अन्य केंद्रों पर एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक में शुरू की गई और ग्रामीण इलाकों से गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा ये ओडिशा द्वारा शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन का विमोचन किया गया? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों शशि शेखर वेम्पति ने। शशि शेखर वेम्पति ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ए बुक बाय फॉर्मर प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे लिखा है ये पुस्तक, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100वें जो मन की बात एपिसोड था, जो कि अभी 30 अप्रैल को हुआ, इस अवसर पर इन्होंने लॉन्च किया है इसे। हाल ही में किसने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर मोनिशा कपूर ने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। ये मॉक्सी लेजर जो होगा ना, ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए होगा। ये प्लास्टिक सर्जन है, बहुत ही फेमस है डॉक्टर मोनिशा कपूर। दिल्ली में इनका क्लिनिक है और अपनी ही क्लिनिक में इन्होंने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? ये भी एक प्रकार का एक प्लास्टिक सर्जरी का एक प्रकार होगा और व्यक्तिगत लेजर उपचार टेक्निक है जो निशान को कम कर देती है। जो जो निशान होते हैं चेहरे पर, चोट हो या किसी भी प्रकार के, उनको कम कर देती है। पूरा खत्म नहीं करेगी लेकिन काफी हद तक कम कर देती है। साथ ही साथ झुर्रियां वगैरह भी कम कर देती है, तो बूढ़े जो हैं वो जवान भी दिखने लग सकते हैं। अब ये तो इस महीने के अभी तक के सारे क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखेंगे, कुछ रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले सैन्य अभ्यास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग दिवस और थीम का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो इस रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारियां मिल जाएंगी। तो मैं चाहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए सैन्य अभ्यास का रिवीजन करते हैं। अभी बालिक तान नाम का अभ्यास किया गया अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। कवच नाम का अभ्यास किया गया भारतीय नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक के बीच में अंडमान निकोबार में, क्योंकि यहाँ पर त्रिशक्ति कमान है, भारत की पहली। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा एयरबेस पर। सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में कोलंबो में हुआ। कोंकण अभ्यास ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ, अरब सागर के कोंकण तट पर। फ्रीडम शील्ड ये हुआ दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। ला पैरोस ये हुआ बहुपक्षीय अभ्यास है, ये हिंद महासागर में हुआ, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में जोधपुर राजस्थान में हुआ। और वहीं फ्रेंजेक्स जो है भारत फ्रांस के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। क्लियर। अब इस महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस, तो देखो 1 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस, साथ ही साथ आरबीआई स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। यहाँ पर थीम भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जो थीम छोटी हो वो इंपॉर्टेंट भी होती है, पूछी भी जाती है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
7 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की वर्षगांठ पर ही मनाया जाता है, स्थापना वर्षगांठ पर। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस। इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। इसके अलावा 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का चीनी भाषा दिवस मनाया गया। इसके अलावा 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया गया है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए विश्व दिवस। तो ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, पेड बैचेज को। और बाकी जो भी आपका डाउट हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर MZT ऐप पर सॉल्व कराई जाएंगी। इसकी क्विज PDF वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप MZT ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।